गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की जो क्लास चल रही थी उसमें हम बात कर रहे थे कंपनी की विशेषताओं से संबंधित। तो कंपनी की विशेषताओं से संबंधित हमने लगभग 5 टॉपिक कल समझ लिए थे। तो छठा टॉपिक हमारा है कौन सा? लोकतांत्रिक प्रबंध। सातवां है सदस्य संख्या। इन सभी को मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, एक बार समझा दूंगा। सदस्य संख्या, उसके बाद अनुबंध की क्षमता, नौवां पॉइंट है आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। इनको आप नोट भी कर सकते हैं। आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। 10वां पॉइंट है सीमित दायित्व। 11वां है हस्तांतरणीय, या ये भी हस्तांतरणीय है अंश। 12वां पॉइंट है अभियोग चलाने का अधिकार। तो ये हमारे टोटल उसके 12 पॉइंट है। 5 पॉइंट हमने कल कर दिए थे। छठा पॉइंट है लोकतांत्रिक प्रबंध, यानी कि जनता के साथ प्रबंध करना या व्यवस्था करना, मिलकर चलना, ये भी कह सकते हैं हम। जनता, अगर हमारी कंपनी के जनता अगर शेयर्स परचेज करेगी तभी हम उनके साथ मिलकर व्यवस्था कर सकते हैं, कार्य को अपने बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हमारा कार्य बढ़ ही नहीं सकता। कंपनी की सबसे मेन ये व्यवस्था है कि जनता को साथ में लेकर चलना। दूसरा है सदस्य संख्या। उसके बाद 7वां पॉइंट जो है सदस्य संख्या। देखिए, एक कंपनी में सदस्य संख्या कम से कम इतनी होना अति आवश्यक है। कितनी? एक प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी है तो उसमें कम से कम 2, और सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 सदस्य संख्या होना अति आवश्यक है। आगे की इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको पूरी बता दूंगा। आपको अभी इस टॉपिक में इतना लिखना है कि इतनी मिनिमम सदस्य संख्या होना अति आवश्यक है, तभी वो कंपनी का रूप धारण कर सकती है। उसके बाद है अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, अब ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसमें स्पष्ट है कि अनुबंध करने की क्षमता कौन रखता है? वयस्क व्यक्ति। और वयस्क कौन होगा? जो 18+ होगा। और स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, और किसी भी अधिनियम द्वारा उसको अयोग्य घोषित न हो, तो यही व्यक्ति क्या अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। तो अनुबंध करने की क्षमता होना अति आवश्यक है। वही व्यक्ति कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है, उन्हें ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। देखिए, कंपनी की ये सबसे बड़ी क्या पूंजी है। इसी के माध्यम से वो अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं और इनका ये उनका आर्थिक स्तर मजबूत होता है। आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन। देखिए, कंपनी क्या करती है? इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन पर पैसा लेती है, फिर अलॉटमेंट पर लेती है, और उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल किस्तों में आपसे पैसा लेती है। और जैसे जैसे आपसे पैसा लेती है वैसे वैसे कंपनी की आर्थिक पूंजी भी, आर्थिक स्थिति भी क्या होती है? मजबूत होती है, और उनको टर्नओवर घुमाने के लिए पैसा भी प्राप्त हो जाता है। वो एक मुश्त में आपसे पैसा नहीं मांगती। हाँ, जो ओनली कंपनी के पास स्टॉक रह जाता है वो हमेशा एक मुश्त सेल किया जाता है, एक मुश्त ही दिया जाता है। अब जैसे कंपनी ने मान लीजिए
1000 शेयर्स के लिए आवेदन मांगा, ठीक है, और स्टार्टिंग में तो उसे 1000 शेयर्स का ही आवेदन प्राप्त होगा और उसके लिए उसे 2.5 रुपए के हिसाब से उसने पैसे मांगे, उसे प्राप्त हो गए 2.5 रुपए अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। बाकी 5 रुपए उसने फर्स्ट कॉल पे मांग लिए, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे मांग लिए। अब ये तो उसने 1000 शेयर अलॉट कर दिए, अब दोबारा उसने 500 शेयर नए जारी किए। ये स्टार्टिंग की प्रवर्तन अवस्था में, तब तो उसे जब कंपनी चलानी है तो 1000 के 1000 ही उसके क्या होने चाहिए, 1000 के लिए आवेदन होना चाहिए। 1000 से ऊपर का आवेदन आ सकता है, 1100 का आ जाए, 1001 का आ जाए, कम का आवेदन आ गया तो उसे 6 महीने के भीतर भीतर 1000 शेयर्स का आवेदन जब पूरा होगा तभी वो कंपनी चलाने के लिए लायक बन पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो निष्क्रिय कंपनी की स्थिति में चला जाता है। ये निष्क्रिय कंपनी आगे आएगा टॉपिक, तब आपको मैं इसके बारे में बात बताऊंगा। तो 1000 शेयर्स के लिए स्टार्टिंग में प्रवर्तन अवस्था में जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तब जितने शेयर्स हम जारी करते हैं उतने शेयर्स के लिए हमारे पास आवेदन आना अति आवश्यक है। अगर उतने से कम आता है तो हमारे पास 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के भीतर भीतर हमारे पास जितने हमने शेयर्स जारी किए उतना आवेदन आना अति आवश्यक है। अधिकतम भले ही आ जाए तो फिर हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अनुपात में कन्वर्ट कर दें या अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कम का आता है तो 6 महीने के भीतर भीतर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए दोबारा कंपनी शेयर्स जारी करती है, ठीक है ना, ये स्टॉक वाली जो मैं बात बता रहा हूं, दोबारा चाहे उसके वो 400 शेयर्स के लिए आवेदन आए वो सेल कर सकती है, बाकी उसके पास 100 क्या रह जाएंगे, स्टॉक में रह जाएंगे, ठीक है। अब इसको तो इसने क्या किया, किस्तों में या एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में वितरित किए, लेकिन जो 100 शेयर्स उसके पास स्टॉक में रह गए वो जब उसके पास नेक्स्ट कभी भी आवेदन आता है या कोई भी व्यक्ति उन शेयर्स को परचेज करना चाहता है तो वो शेयर्स क्या होंगे, एक मुश्त ही सेल किए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है सीमित दायित्व। हर कंपनी का एक लिमिट लायबिलिटी होती है, लिमिट लायबिलिटी सीमित दायित्व होता है किसका, अंशधारी का भी लिमिट लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर उसने 10 रुपए वाले शेयर्स 100 शेयर्स परचेज किए हैं तो वो कंपनी को 1000 रुपए ही देने के लिए बाध्य है, इससे अधिकतम नहीं। देखिए कंपनियों का प्रकार आएगा, वर्गीकरण आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनियां गारंटी द्वारा सीमित होती है, कौन सी सीमित दायित्व द्वारा सीमित होती है, तब ये सारी बातें आएंगी, तब मैं आपको इसको पूरे डिटेल में बताऊंगा। हाल फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि आपने जितने शेयर्स के लिए आवेदन किया है और जो शेयर्स की कीमत है उस कीमत के अकॉर्डिंग आप उतने रुपए के लिए ही बाध्य है देने के लिए कंपनी को। आप मैंने जैसे मान लीजिए शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के, उसके शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपए, मैंने 100 शेयर्स परचेज किए हैं तो मैं 1000 रुपए ही देने के लिए बाध्य हूं, इससे ज्यादा कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती, ना ही कम मांगेगी ना ही ज्यादा। कम वो सिर्फ क्या मांगेगी मुझसे, ज्यादा से ज्यादा किस्तों में मांग सकती है, जैसे 2.5 रुपए एप्लीकेशन पर, 2.5 रुपए आवेदन पर, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2.5 रुपए सेकंड कॉल पर। 10 रुपए के हिसाब से मांग लिए, ठीक है, और मुझसे मांगे 250 करके 4 बार 1000 रुपए मेरे से मांग लिए, इससे ज्यादा वो मुझसे नहीं मांग सकती और ना ही मैं देने के लिए बाध्य। कल को कंपनी अगर क्या होती है, डूबती भी है, बैड डेबिट्स हो जाता है कंपनी, यानी कि किस स्थिति में कंपनी बिल्कुल दिवालिया घोषित हो जाती है, तब मेरे पैसों की रिकवरी होना मुश्किल है ना। तो लास्ट में वो समापन की स्थिति आती है, तब वो कंपनी कोर्ट या जो भी ऑर्डर देती है कि 10% या 20% या 50% के हिसाब से अंशधारियों को पैसा दे दिया जाए। एक और आपको पता होगा, जो समता अंशधारी है, एक पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं और एक ऋण पत्र होता है। जब कंपनी का समापन होता है ना तो सबसे पहले पैसा इनको दिया जाता है, फिर अगर शेष बचता है तो इनको दिया जाता है, फिर अगर कोई शेष बचता है तो वो पैसा समता अंशधारियों को दिया जाता है, अदरवाइज इनको पहले पैसा नहीं मिलता। सबसे पहले इनका कर्ज चुकाया जाता है जिससे कंपनी ने किसी प्रकार का कोई भी लोन ले रखा है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे हस्तांतरणीय अंश। देखिए आज आपने अगर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, और ये जब आपने पूरी फुली पेमेंट उसको चुका दी, पूर्ण प्रदत्त हो गए, उसके बाद आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। किस लिए करते हैं, जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है। तो लिमिट लायबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व वाली कंपनियों के शेयर्स को हस्तांतरित किया जा सकता है। उसके बाद अभियोग चलाने का अधिकार,
यानी कि कंपनी अभियोग चलाने का अधिकार कंपनी अंशधारी पर और अंशधारी कंपनी पर वाद विवाद कर सकता है, मुकदमा चला सकता है। अभियोग यह चलाने का यानी कि किसी प्रकार को कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी अंशधारी पर और अंशधारी कंपनी पर मुकदमा दायर करवा सकते हैं। तो ये हमारी बात चल रही थी, जो इतनी बातें हैं हमारी, जो कंपनी की प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमें अच्छे तरीके से याद भी करनी होगी। और ज्यादातर ये सारी विशेषताएं हमारी निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर में आ जाएगी। कल से हम कोशिश यही रखेंगे कि हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर करेंगे और वो आपको अच्छे तरीके से याद भी करने होंगे, क्योंकि उसी पर हमारी पूरी कंपनी लॉ टिकी हुई है। यानी कि उसकी मेन जो बातें हैं और उसी में से हमारे लगभग ज्यादातर 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे उसी में से बनेंगे और उसी से ही हमें कंपनी की प्रारंभिक अवस्था से लेकर कंपनी की समापन की अवस्था तक का सारी डिटेल पता लग जाएगी कि क्या क्या मुख्य बातें होंगी। लगभग ये 18-20 पॉइंट के समथिंग है, 22 पॉइंट भी है किसी में, तो हम वो सारे पॉइंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कल से। ओके, थैंक यू।